नमस्कार बच्चों, आइए दो पंक्तियों के साथ हिंदी की कक्षा प्रारंभ करेंगे। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। आइए व्याकरण का पाठ शुरू करते। मैंने कहा था पिछली कक्षा में कि अगले दिन हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण का पहला पाठ है जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, वह है वाक्य विचार। वाक्य विचार बच्चों, व्याकरण को बड़े ही गंभीरतापूर्वक लेना है हमें, क्योंकि उसके जो प्रश्न आते हैं बड़े आसान होते हैं और आसान होते हुए भी हम उनका उत्तर नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि व्याकरण बड़ा आसान है, ये है वो है, और हो नहीं पाता है। तो हमें बड़े गंभीरतापूर्वक इसको देखना है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊँ, समझाऊँ और आप इसको समझकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। आइए शुरू करते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार, पहले वाक्य की परिभाषा देखते हैं। वाक्य भाषा की मुख्य इकाई तथा विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। फिर से, वाक्य भाषा की मुख्य इकाई तथा विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। इसको वाक्य की परिभाषा को आप यूँ भी कह सकते हैं कि व्याकरणिक नियमों के अनुसार शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्याकरणिक नियम अर्थात व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। इसको अगर एक पंक्ति में कहना हो, आप यूँ कह सकते हैं कि वाक्य शब्दों की व्याकरणिक एवं सार्थक प्रस्तुति है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सारे शब्द सुव्यवस्थित सुसज्जित हैं, जिनको जहाँ पर होना चाहिए वे शब्द वहीं पर हैं। अगर हम एक भी शब्द को इधर उधर करें, जैसे चलिए करके देखते हैं। आदमी थे चिट्टे गोरे के कद मंझोले भगत बाल गोविंद, ये समझ में नहीं आता है, अर्थात ये वाक्य नहीं है। अब इसी को जब हम व्यवस्थित रूप से सुसज्जित करते हैं तो हमें यूँ मिलता है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। ये एक वाक्य हुआ जिसका एक सार्थक समूह है जो शब्दों का, और एक अर्थ को स्पष्ट करता है। ये हो गया वाक्य। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के दो अंग हैं। दो अंगों में पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य विधेय वही है जो आपने अंग्रेजी में पढ़ा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उद्देश्य है सब्जेक्ट और विधेय है प्रेडिकेट। उद्देश्य कहते हैं जिसके विषय में कोई व्यक्ति या वस्तु होगा, वो जिसके विषय में कहेंगे, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, उद्देश्य कहलाता है। जैसे अमित बाज़ार जा रहा है। अमित बाज़ार जा रहा है में देखिए, अमित को मैंने बोर्ड लेटर से किया है और उसको रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है। अमित हो गया उद्देश्य, क्योंकि यहाँ अमित के बारे में कहा जा रहा है। परिभाषा तो यही है ना कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए। यहाँ अमित के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो अमित हो गए उद्देश्य। आइए विधेय की ओर चलते हैं। विधेय है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे उद्देश्य का एक उदाहरण था, अमित बाज़ार जा रहा है। इसी को देखते हैं, अमित बाज़ार जा रहा है। अब अमित बाज़ार जा रहा है में आप देखेंगे जिसके बारे में कहा गया वो उद्देश्य था। अमित के बारे में कहा गया, अमित उद्देश्य हो गया। और अमित के बारे में कहा जा रहा है कि बाज़ार जा रहा है, अर्थात बाज़ार जा रहा है, ये हो गया विधेय। इस प्रकार हम लोगों ने उद्देश्य और विधेय को देखा।
उद्देश्य हो गया अमित बाजार जा रहा है में उद्देश्य हुआ अमित, विधेय हो गया बाजार जा रहा है। उद्देश्य क्यों? क्योंकि उस वाक्य में अमित के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए वह उद्देश्य है। और अमित के बारे में जो कहा जा रहा है कि वह बाजार जा रहा है, वह हो जाएगा विधेय। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उपवाक्य, ऐसा पद समूह उपवाक्य कहलाता है जिसका अपना एक अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय हो। इसके जैसे मोहन ने कहा कि मैं खेलूँगा, आप पाएंगे कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य है। मोहन ने कहा है प्रधान उपवाक्य कि मैं खेलूँगा, यह हो गया उपवाक्य। मोहन ने कहा कि मैं खेलूँगा, इसमें दो तरह के उपवाक्य हैं, एक है प्रधान उपवाक्य और दूसरा है उपवाक्य। वह भी एक आश्रित उपवाक्य है, उसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा। तो देख लीजिए उपवाक्य क्या है कि ऐसा पद समूह उपवाक्य कहलाता है जिसका अपना एक अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय हो। आप देखेंगे कि मोहन ने कहा कि मैं खेलूँगा, वास्तव में मोहन ने कहा एक भाग है, दूसरा भाग है कि मैं खेलूँगा। तो एक जो पहला भाग है मोहन ने कहा वह है प्रधान उपवाक्य, दूसरा भाग कि मैं खेलूँगा वह है उपवाक्य। इसके तीन भेद हैं उपवाक्य के, एक है संज्ञा उपवाक्य पहला, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस प्रकार से हमने उपवाक्य देखा, उपवाक्य के तीन भेदों को देखा, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। बच्चों मैं संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण उपवाक्य बाद में पढ़ाऊँगा, इसलिए क्योंकि वाक्य की रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं, जब आप वो पढ़ लेंगे तब आपको ये संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पाठ्यक्रम में जो है, हमारे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। तीन भेद, पहला है सरल वाक्य। यह है सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वह सरल वाक्य कहलाता है या सरल वाक्य कहते हैं। फिर से, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश हिंदी पुस्तक पढ़ रहा है, अब देखेंगे कि इसमें एक उद्देश्य है, उद्देश्य राकेश है और विधेय है हिंदी पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये हो गया सरल वाक्य, बिल्कुल सरल है। इसमें जहाँ आपने कुछ ऐड किया, कहाँ जहाँ आपने कुछ जोड़ा, ये गलत हो जाएगा। सरल वाक्य को आप बिल्कुल सरल तरीके से कहेंगे और वह एक सरल वाक्य होगा। फिर से, और इसके कुछ इसमें होता क्या है, इसमें एक मुख्य क्रिया होती है, कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण एवं कारक आदि हो सकते हैं। जैसे कि राकेश के बाद हिंदी पुस्तक पढ़ता है, इसमें सब कुछ लगे हुए हैं। आप देखिए यहाँ क्रिया है, क्रिया के बाद सर्वनाम है, क्रिया का रूप है, काल है, कारक है, सब कुछ है। इसके कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरणों में कवि की कविता सुनकर श्रोता हंस पड़े। मान लीजिए मैं कवि हूँ, मेरी कविता सुनकर आप हंस पड़ेंगे, आप श्रोता हैं, तो वो हो गया सरल वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें एक उद्देश्य है, कवि की कविता, उद्देश्य है कवि की कविता, उसका क्या हुआ, सुनकर श्रोता हंस पड़े। तो दूसरा भाग हो गया विधेय। तो एक उद्देश्य है और एक विधेय है, अर्थात ये सरल वाक्य है। एक और उदाहरण है, मैं आपसे मिलकर बहुत सारी बातें करूँगा। मैं हो गया उद्देश्य, आपसे मिलकर बहुत सारी बातें करूँगा, वो हो गया विधेय। इस तरह से जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह कहलाते हैं सरल वाक्य। मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य की दूसरा भेद है, वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का इसकी परिभाषा है, जिन वाक्यों में, अभी बारिश हो रही है बाहर में बारिश हो रही है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छा भी लग रहा है। मुझे लगता है कि बादल की आवाज़ आपके साउंड में आएगी। देखिए
जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य योजक शब्द द्वारा जुड़े हो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे शालिनी परिश्रमी है और कक्षा में प्रथम आती है। आप देखिएगा और को मैंने मोटा किया है, उसको रेखांकित किया है, और वास्तव में क्या है, एक योजक शब्द है। योजक शब्द कहते हैं, अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा कंजंक्शन, कंजंक्शन ही है योजक शब्द। तो दो सरल वाक्य हैं, दो सरल वाक्यों को एक योजक शब्द जोड़ता है। एक सरल वाक्य इधर हो गया, एक सरल वाक्य ये, इससे जब एक योजक जोड़े तब ये कहलाएगा संयुक्त वाक्य। तो जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य हों और योजक द्वारा वे जुड़े हों वे कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे, और दूसरा उदाहरण है, सुबह हुई और पक्षी चहक उठे। सुबह हुई एक सरल वाक्य है और पक्षी एक सरल वाक्य है, पक्षी चहक उठे दूसरा सरल वाक्य है। अब इनको जोड़ रहा है और, तो सुबह हुई और पक्षी चहक उठे, अर्थात ये हो गया संयुक्त वाक्य। आपने देखा कि और के आने से दोनों सरल वाक्य जुड़ गए और ये हो गया संयुक्त वाक्य। उसी तरह एक और उदाहरण है, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। ठीक है, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। इस तरह से और के लगने से यहाँ पर दो सरल वाक्य हैं, ये मिलकर हो गए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं? योजक शब्द हो सकते हैं और, तथा, फिर, क्योंकि, अथवा, अन्यथा, इसलिए, अतः, परंतु, मगर, पर आदि। आप इन शब्दों को लगाकर अलग अलग सरल वाक्यों को जोड़िए और संयुक्त वाक्य बनाने का अभ्यास करिए। मुझे आशा है कि संयुक्त वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता दूं कि जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े हों वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण मैंने दे दिया है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे आइए, रचना के आधार पर इसका तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। इस पर ध्यान दीजिएगा कि जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो। मैंने उपवाक्य पढ़ाते समय आपको दिखाया था कि मैं दिखाई देता हूं उसको, हाँ देखिए, यहाँ पर एक प्रधान उपवाक्य हो और एक उपवाक्य हो, अर्थात जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो वो कहलाते हैं मिश्र वाक्य। तो हम लोग देख रहे थे मिश्र वाक्य। फिर से, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो वे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। मिश्र भी कह सकते हैं आप उसको, मिश्रित भी कह सकते हैं। जैसे, जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। आप देखेंगे यहाँ कॉमा लगी हुई। कॉमा लगने का अर्थ है कि एक मुख्य वाक्य है, एक प्रधान वाक्य है और दूसरा वाक्य इस पर आश्रित है। दूसरा वाक्य मुझे अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं में जड़ छूट गया है, मुझे अच्छे नहीं लगते, ये पूरी तरह से आश्रित है जो लोग झूठ बोलते हैं। आप पाएंगे कि इस वाक्य में जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते, या फिर जब भी मैं उसके घर गया उसने मेरा सत्कार किया, यहाँ भी कॉमा लगा हुआ है। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा भाग है वो आश्रित उपवाक्य है, पहला है प्रधान उपवाक्य। जब भी मैं उसके घर गया वह प्रधान उपवाक्य, और ये दूसरा पार्ट जो है, दूसरा भाग है, ये पूरी तरह से प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है, डिपेंड है, इसलिए इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे ही लोग अपने घरों से निकले, जैसे ही लोग अपने घरों से निकले वर्षा होने लगी, जैसे अभी हो रही है। जैसे मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया वर्षा होने लगी, तो शुरू किया कॉमा वर्षा होने लगी, आश्रित है। जैसे मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया वह है सरल वाक्य, वो है प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य आश्रित है पूरी तरह से। इस तरह से ये हो गया मिश्र वाक्य। इसके योजक या पहचान चिन्ह ये हो सकते हैं कि, यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि आदि।
तो इस तरह से मिश्र वाक्य हो गया। हमने 3 को पढ़ा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तीनों की परिभाषा मैंने बताया आपको, तीनों का उदाहरण बताया है। उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से लिखिएगा उसके उदाहरणों को। आपके पुस्तक में, आपकी जो पुस्तक है पाठ्य पुस्तक मानक हिंदी व्याकरण और रचना, उसमें इनकी चर्चा है। आप कोशिश करें कि जो परिभाषा मैंने दिया है उस परिभाषा को अपनी कॉपी में लिखने की। आप चाहें तो अपनी पुस्तक से भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि मैंने सरल रूप में इसको दिया है। ध्यान रखिए बच्चों, परिभाषाएं अलग अलग नहीं होती, परिभाषा एक ही है, उसको बताने का तरीका अलग है। मैंने कोशिश किया है कि आपको सरल तरीके से मैं बताऊं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस तरह से हमने सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्यों को पढ़ा। अब मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूँ। गृह कार्य है पहला, देखिए, उद्देश्य और विधेय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पहला, इसका उद्देश्य की परिभाषा लिखिएगा, फिर विधेय की परिभाषा लिखिएगा, दोनों का उदाहरण लिखिएगा और उसको रेखांकित कर दीजिएगा। अगर उद्देश्य है तो उद्देश्य को रेखांकित करिएगा और विधेय को रेखांकित करके उसके उदाहरण से स्पष्ट कीजिएगा अपनी कॉपी में। दूसरा गृह कार्य है वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सबसे पहले मैंने आपको वाक्य की परिभाषा दिया है, तो वाक्य की परिभाषा, एक परिभाषा, मैंने 2-3 दिया है, आप एक परिभाषा लिखेंगे और उसके उदाहरण भले आप 2-3 दे दें, ये हो सकता है, उदाहरण सहित आप लिखिएगा। तीसरा है रचना के आधार पर वाक्यों के भेद एवं उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, आप इसको चलाकर देखिएगा स्लाइड्स को, आपको सब कुछ मिल जाएगा। 3 भेद मिलेंगे, सरल वाक्य, उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण, फिर संयुक्त वाक्य, उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण, फिर मिश्र वाक्य, उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण। इतना लिख लेंगे बच्चों, और इस तरह से आपका वाक्य का पाठ समाप्त हो जाएगा। अब अच्छी तरह से पढ़ें, इसको याद ज़रूर करें, क्योंकि परीक्षा में ये निश्चित रूप से आएगा। इसका अभ्यास बार बार करते रहें। पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण हैं, इसका परिवर्तन कैसे होगा सरल से संयुक्त में, संयुक्त से सरल में और सरल से मिश्र में, मैं अगली कड़ी में बताऊंगा। तब तक आप लोग खुश रहें, अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, थोड़ा धैर्य रखें। हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं विद्यालय में, हम लोग भी आपको मिस कर रहे हैं, आप लोग भी मिस कर रहे होंगे निश्चित रूप से। खुश रहें बच्चों, धन्यवाद।